हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पाठशाला क्लासेस। मेरा नाम आशीष कुमार है और हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे सॉल्यूशन, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो न्यूमेरिकल्स थे वो सॉल्व किए थे। तो उसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि अब जो हमारा बच रहा है लास्ट टॉपिक तो नहीं बोलूंगा, इसके ऊपर जो कहानी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ी थी। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उसके लिए पहले इलेक्ट्रोलाइट्स पता होने चाहिए क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो डिसोशिएट हो जाते हैं। डिसोशिएट मतलब जैसे NaCl है, ये क्या हो गया, डिसोशिएट हो जाएगा जब इसको किसी भी जैसे पानी में डाल दें इसे या किसी भी सॉल्वेंट में डाल दें, जो पोलर होगा उसमें क्या हो जाएगा, ये डिसोशिएट होके आयन दे देगा। ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। उसी तरीके से एक और इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल दे देता हूं मैं। ये है एसिटिक एसिड, विनेगर। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बट है दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के दोनों डिसोशिएट होंगे जब इनको पानी में डाला जाएगा। तो एक चीज याद रखना कि यहां पे नंबर ऑफ मोल्स अगर NaCl के देखें कितने हैं, 1 है, ठीक। आफ्टर जब डिसोसिएशन हुआ तो यहाँ पे मोल्स जो आए वो 2 हो गए, एक Na का Na पॉजिटिव का, एक Cl नेगेटिव का। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1 से बढ़कर 2 हो गए। सेम यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स एसिटिक एसिड के कितने, 1 है। यहाँ पे कितने हो गए, एक CH3COH नेगेटिव का और एक H का। तो नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गए। इस वजह से जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड होता है फॉर इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जो है यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, प्रोटीन, ये सब क्या है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये डिसोशिएट नहीं होते। जैसे यूरिया है, ये ऐसे ही रहेगा, किसी भी सोल्यूशन में डाल दोगे ये डिसोशिएट नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट वही होंगे जिनका डिसोसिएशन हो जाता है, जो आयंस देते हैं अगर उसको किसी भी सॉल्वेंट में डाला जाए। तो यही प्रॉपर्टी है, यही चीज मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा था कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये जरूरी जानना है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और अब जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, वो इसी के ऊपर देखना है कि जब एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि ये किस तरह से वेरी करता है। एक और चीज, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो किसके प्रोपोर्शनल थी, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे यही डिपेंड करता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका मैग्नीट्यूड उतना ही बढ़ता जाएगा। कभी भी नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि वो पोलर है, नॉन पोलर है या कोई और चीज पे मैटर नहीं करेगी। वो सिर्फ क्या करेगी, कितने नंबर ऑफ, मतलब कितने नंबर्स हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। इसी को थोड़ा सा इलाबोरेट करके मैं बताता हूं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, WB ओवर MB। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WB और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MB। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की। कहने का मतलब है कि मोलर मास बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड घटेगा, और मोलर मास घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा। शायद सेम बात ही बोल दी मैंने, मैं दोबारा बोल देता हूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का अगर ये जो मैग्नीट्यूड है MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अगर घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और अगर MB बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी। क्लियर होगी बात। तो यहां पे हमारा ये जो प्रीवियस था, जो तो अब तक पढ़ा है, उसके ऊपर ये कहानी थी। तो अब हम देखते हैं जो मैं बात बोल रहा हूं फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा क्या होता है, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस आए, उसी के ऊपर हमें देखना है। एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, एबनॉर्मल वर्ड से क्लियर हो रहा है कि एबनॉर्मल क्या होता है आपका, जैसे नॉर्मल से थोड़ा सा अलग चलना। अब वो क्यों होगा, वो इस वजह से होगा कि जो भी आपके एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा, एसोसिएशन मतलब दो मॉलिक्यूल्स का या दो एटम्स का मिलना एसोसिएशन कहलाता है। डिसोसिएशन मतलब जिस तरह से ये होगा, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर हम लोग कहानी देखेंगे, तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे बताना, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, मैंने एबनॉर्मलिटी की बात की थी। तो एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब सिंपल भाषा में बोले जाए तो क्या होता है, एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास, जो भी हमने कैलकुलेशन की है। अब देखो, दो तरीके से हमारी कोई भी चीज कैलकुलेट की जाती है। एक जो हम एक्सपेरिमेंटल करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मतलब
जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वे करते हैं, जो लैब्स वगैरह में कर रहे हैं, और दूसरा होता है हमारा कैलकुलेटिव पोर्शन। कैलकुलेटिव पोर्शन मतलब जिसमें हम कैलकुलेशन करके कर रहे हैं। तो जो अब तक किया हमने वो हमारा क्या था, कैलकुलेशन बेस्ड था। ऑब्जर्व वैल्यू लैब में होती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके ऊपर फिर उसका वे किया जाता है, अलग अलग तरीकों से उसको निकाला जाता है। तो जब ऑब्जर्व वैल्यू और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू में, ऑब्जर्व वैल्यू और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू में वेरिएशन आता है, उसी को बोला जाता है एबनॉर्मलिटी। अब किसमें वेरिएशन आएगा, मोलर मास में, ठीक है। और मोलर मास में वेरिएशन क्यों आएगा वही हमें इस वीडियो में देखना है। तो सिंपल सी भाषा में बोलूं, एबनॉर्मल मोलर मास हमारा क्या होता है, द मोलर मास वैल्यूज हायर और लोअर देन द नॉर्मल वैल्यूज आर नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे मैंने बोला कि एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास, तो वही हमारी बात है। अब नॉर्मल सी बात, जैसे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करी थी, आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब यहां पे दो चीजें आती हैं, पहली होती है एसोसिएशन, दूसरा होता है डिसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब आपकी दो चीजें थी, वो मिलके एक बन गई, ठीक है। दो नंबर ऑफ मोल्स हैं, एक इसका यहां पे क्या हो गए, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, A2 बन गया। नंबर ऑफ मोल्स तो यहां पे कितने हैं, 1 + 1 2, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ए का मॉलिक्यूल क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। इसको बोला जाता है एसोसिएशन। एसोसिएट मतलब होना किसी चीज का जुड़ना, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, कंपाउंड हो, कुछ भी हो, वो आपका एसोसिएशन। डिसोसिएशन हमारा, मान लो B2 था, उसका डिसोसिएशन हुआ किसी भी चीज से, तो ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे एक B2 मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, यहाँ पे 2 हो गए। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया, तो ये होता है। अब इसी वजह से क्या होता है, आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के जो मोलर मास का है उसमें वेरिएशन आता है, ठीक है। तो यहां तक ये चीज थी। अब मैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन में आपको बताता हूं किस तरह से होता है, ठीक है। तो देखिए, एबनॉर्मलिटी हमारी अराइज होती है दो तरीकों से, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। अब इनको डिटेल में देखना है। एसोसिएशन क्या होता है, अब देखो, एसिडिक एसिड आपने किससे, बेंजीन में डाला। एसिडिक एसिड सॉल्यूट है और बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है। एसिडिक एसिड को अगर हम बेंजीन में डालेंगे तो जो एसिडिक एसिड है, इथेनॉइक एसिड जो है, ये क्या करने लगेगा, ये दूसरे इथेनॉइक एसिड के साथ जुड़ने लगेगा। मतलब क्या बना रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से दो एसिडिक एसिड थे, वो कितने हो गए, वो एक बन गए। अब ये एक काउंट होगा, ये अब दो नहीं गए, ये एक बन गया, इसको बोला जाता है डाइमर। ये बन गया डाइमर। इसी तरह ट्राइमर होता है, जब आपके 3 मॉलिक्यूल्स मिलके एक बन जाते हैं। अब देखो, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, 2 एसिडिक एसिड थे, वो जुड़ के आपका एक बन गया। 2 मोल्स थे, अब 2 मोल से बन के वो एक ही मोल बचा। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहले 2 के लिए आ रहा था, अब घट के कितना हो गया, 1। तो जब भी एसोसिएशन होगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन आया था एक बार, डेल्टा टीपी एंड डेल्टा टीएफ का मैग्नीट्यूड फॉर एसोसिएशन कितना होता है, तो ऑलमोस्ट वो इक्वल हो जाता है हाफ। जो भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपने की होगी उसका वो हाफ हो जाएगा। अभी मैथमेटिकली बता दूंगा कि किस तरह से हो रहा है। फिलहाल ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी एसोसिएशन होगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड कम होता है, डिक्रीज हो जाता है, जो भी आपकी नॉर्मल वैल्यू से था। वो क्यों हुआ, अभी इसको बताता हूं मैं एग्जाम्पल इसी का यूज करके। अब देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास आपका आएगा, मोलर मास ऑफ, सॉरी गलत लिख दिया, इथेनॉइक एसिड। तो यहां पे भी इथेनॉइक एसिड। अब एक्सपेरिमेंटल मतलब अगर हम इसको उठा के देखें, अब तो डाइमर बन चुका है, और डाइमर बनने की वजह से क्या हुआ, ये जब आप इसको वे करोगे या जिस तरह से भी आप इसका मास निकालोगे एक्सपेरिमेंटल, वो कितना आएगा, 120। क्यों, क्योंकि ये 2 एसिटिक एसिड से मिलकर बना है।
ठीक है, जो कि हमने कैलकुलेट किया होगा तो हमारा जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से जो भी हमने मोलर मास निकाला वो आएगा 60 ग्राम। ऑब्जर्व कितना था 120, कैलकुलेटेड कितना है 60। तो यहां पे देख रहे हो आप लोग वेरिएशन आया 120 और 60, जो भी हमारी वैल्यू थी वो बढ़ गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई जो भी हमारी ऑब्जर्व वैल्यू से। ठीक है, तो इस चीज पे फोकस रखना है हमें कि क्यों ये चेंजेस हो रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डायमर बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमारे ये बात क्लियर होती है कि डायमर बनने से या एसोसिएशन होने से हमारा जो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ था वो क्या हो रहा था, वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पे आगे बात करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, एब्नॉर्मलिटी अराइजेस ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। एसोसिएशन में क्या हो रहा था, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड था वो क्या हो जा रहा था, वो हाफ हो जा रहा था। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा डिसोसिएशन में, एग्जांपल लेते हैं KCl, आप NaCl किसी का ले सकते हो। KCl क्या करेगा, डिसोशिएट करेगा। ठीक, यहां पे भी हमें ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड वैल्यू देखनी है। ऑब्जर्व वैल्यू हमारी आएगी, अब ऑब्जर्व वैल्यू में देखेंगे तो जो कैलकुलेट करेंगे तो कहीं इन दोनों का बीच का वेट हो जाएगा 39.2 ग्राम पर मोल, अराउंड इतना आएगा। जबकि कैलकुलेटेड जो आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके करोगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आएगा अराउंड 79 देख के बता देता हूं मैं आपको, ये है 74.5 ग्राम पर मोल, और ये भी थोड़ा सा सही होगा, ये होगा 37.5। ये आपका वैल्यूज है 37.5 और 74.5 ग्राम पर मोल। तो अब यहां पे देखो कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में चेंज किया है। ऑब्जर्व वैल्यू जो आई वो कितनी आई, ऑलमोस्ट इसका हाफ है। ठीक है, तो यहां पे जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ विल बी ट्वाइस ऑफ नॉर्मल, जो हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड था उससे डबल होगी। ठीक है, तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एब्नॉर्मलिटी है कितनी। कोई जितना भी एसोसिएशन हो रहा है वो किस लेवल का एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है वो किस लेवल का डिसोसिएशन हो रहा है, वो बताते हैं हमारे वॉन-थॉफ। उन्होंने एक फैक्टर दिया था जिसका नाम था वॉन-थॉफ फैक्टर, तो उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वॉन-थॉफ फैक्टर। ठीक, तो चलिए देखते हैं वॉन-थॉफ फैक्टर। वॉन-थॉफ फैक्टर सिंपल सा डेफिनेशन जो मैं अभी लास्ट में बोला भी था कि ये क्या बताता है आपका कि कितना एसोसिएशन हुआ और कितना डिसोसिएशन हुआ। तो डेफिनेशन भी यही बोलती है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, या तो कितना एसोसिएशन होगा डिसोसिएशन होगा वो बताएगा हमारा वॉन-थॉफ। तो वॉन-थॉफ फैक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है आई से। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास ओवर एबनॉर्मल मोलर मास। अब नॉर्मल मतलब जो आपका थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड मोलर मास, और एबनॉर्मल मतलब एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा, तो उसको बोला जाएगा वॉन-थॉफ फैक्टर। सिंपल सा डेफिनेशन है। एक्सपेरिमेंटली या मैथमेटिकली मैं अगर बोलूं उसको तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ये होता है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा ये है। ठीक है, तो दोबारा बोल देता हूं, आई इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन एक्सपेरिमेंटल स्लैश ऑब्जर्व मोलर मास। अब आई की वैल्यू, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आई की वैल्यू 1 से कम है तो एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन होगा, तो ये चीज आपको मैं बताता हूँ किस तरह से होती है। तो वही हम यहाँ पे देखते हैं, फॉर्मूले का सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे यही का, और हम जो पीछे जो एग्जाम्पल थे उन्हीं के ऊपर फोकस करके अपना काम करेंगे। ये ऊपर की डेफिनेशन ड्रॉप कर रहे हैं। तो पहला हम देखते हैं फॉर आई की वैल्यू फॉर
एसोसिएशन। अब वहां पे एसोसिएशन के एग्जाम्पल कौन सा लिया था, एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लिया तो आई की वैल्यू नॉर्मल या थ्योरेटिकल मोलर मास वहां पे कितना था, थ्योरेटिकल मतलब जो हमने निकाला था, जो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालेंगे, वो आ रहा था 60। ठीक, जबकि एबनॉर्मल या एक्सपेरिमेंटल जब उसको वे किया या जो मैंने बताया था कि जो डायमर बन गया तो कितना आ रहा था 120। तो कितना आ गया 1/2 विच इज 0.5। इट मींस आई जब भी 1 से छोटा होगा, आई वॉन फैक्टर की वैल्यू जब भी 1 से छोटी होगी तो वो कहलाती है एसोसिएशन। ध्यान रखना है 1 से छोटी एसोसिएशन। एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके पास होगा क्वेश्चन, वॉन फैक्टर निकालोगे, फिर आप बताओगे कि वो एसोसिएशन हुआ या डिसोसिएशन। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं फॉर डिसोसिएशन। इसको उतारना है तो उतार सकते हैं आप लोग पॉज करके। अब डिसोसिएशन में एग्जांपल लिया था हमने KCl का। ठीक, आई की वैल्यू नॉर्मल कितनी आ रही थी, नॉर्मल हमारी आ रही थी अराउंड 74.5, जबकि एबनॉर्मल कितनी आ रही थी 37.25, अराउंड इतनी। तो ऑलमोस्ट जब इसको देखेंगे तो ये इसका डबल होता है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि आई जब 1 से बड़ा होगा तो ये कहलाया जाएगा डिसोसिएशन। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि वॉन फैक्टर या कंपटीशन में देखोगे तो बहुत बार पूछा गया है वॉन फैक्टर की वैल्यू। IIT JEE में भी बहुत आता है सवाल, तो इसके लिए कंपटीशन के लिए भी जरूरी है, बोर्ड्स के लिए तो है ही जरूरी कि वॉन फैक्टर वाला एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, वॉन फैक्टर का यूज कब होगा और कब नहीं होगा। आपको क्वेश्चन में जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन करे हैं, या तो वो आपको ऐसा एग्जाम्पल देगा जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे बोलेगा यूरिया है, ग्लूकोज है, शुगर है, या मेंशन कर देगा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जबकि यहां पे वो मेंशन करेंगे कि या ऐसे एग्जांपल दे देंगे कि MgCl2 है, NaCl है, NaBr2 है, ये सब हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोलाइट है। और लास्ट में एक चीज दिखेगा कि इट अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो इससे क्लियर हो गया कि हमारा वॉन फैक्टर का यूज करना है। ठीक है, अब वॉन फैक्टर का यूज, अब जब वॉन फैक्टर हमारा हो जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो मॉडिफिकेशन है अब बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसी वजह से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है अब मॉडिफाई हो जाएगी ड्यू टू वॉन फैक्टर। कैसे होगी देखते हैं। मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या ऐसा बोल सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्यूट जो होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ठीक, सबसे पहली थी हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, तो क्या था वो P0A माइनस PA ऑन P0A इंटू XA ए था। तो मॉडिफाई जब होगी तो ये हो जाएगी IXA। क्या हो जाएगी IXA। तो वॉन फैक्टर हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्म क्या आ रहा था, डेल्टा TB KB इंटू M। यहां पे भी वॉन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारी मॉडिफाइड हो गई बॉइलिंग पॉइंट वाला। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF वही I इंटू KF इंटू M स्मॉल मोलैलिटी के लिए यूज किया जाता है, तो पहले भी देख चुके हैं, दोबारा नहीं बताऊंगा, नहीं पता तो जाके वीडियोस देखिए पुरानी। फोर्थ हमारी है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होती है, पाई V इक्वल्स टू NRT
तो हमारी जो ये आएगी हो जाएगी पाई इक्वल्स टू आई एन आर टी अपॉन वी। तो मॉडिफाइड हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ये आपके सामने है, ध्यान रखेंगे इनका ही यूज करके, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में तो फोकस करेंगे इस चीज पे, ठीक है। तो इस पे बेस्ड अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज रह गई है, न्यूमेरिकल बनाने से पहले, न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 तरीकों से आपको एक क्वेश्चनों को देखना है। अब 3 तरीकों से कैसे बोल रहा हूं, 3 तरीके मतलब आपके पास 3 सिचुएशन हो सकती है। अब 3 सिचुएशन क्या है वो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो उसमें I इक्वल्स टू 1 रहेगा, वो चेंज नहीं होता क्योंकि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसका कभी भी डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा, तो I इक्वल्स टू 1 ही रहने वाला है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट में आपके 2 तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका पार्शियली डिसोशिएट होता है, डिसोशिएट होगा, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, ठीक। अब एग्जाम में वो बोलेगा कि कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ या पार्शियली डिसोशिएट हुआ, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, तो जैसे मैं बोल रहा हूं KCl, तो K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक। यहां पे नंबर ऑफ आयंस कितने बने, 2, तो N इक्वल्स टू 2 हो गया। यही वॉर्थ ऑफ फैक्टर हो जाता है, कब, जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, NaBr2, Na पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव, कितने नंबर ऑफ आयंस बने, 3, तो वॉर्थ ऑफ फैक्टर की वैल्यू 3। अब ऐसा जरूरी नहीं होगा कि I इक्वल्स टू हमेशा N होगा, वो कब चेंज हो जाएगा, जब पार्शियल डिसोसिएशन, ठीक। तो इसी के ऊपर मैं और दिखा देता हूं एग्जांपल, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, आपको I की वैल्यू निकालने को आती है, तो वो मैं लिखा देता हूं, उसको एज इट इज आप लोग लिख लेंगे। NaCl, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, CaCl2, Ca पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव, MgSO4, Mg पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, एंड लास्ट हम देख लेते हैं K3FeCN6। ये हमारा, ये जो कंपाउंड देख रहे हो, ये हमारा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब नेमिंग करेंगे तो ये बहुत सिंपल सा नेम है, अभी नहीं बताऊंगा क्या नाम है, फायदा कुछ है नहीं, समझ में आएगा नहीं। तो K पॉजिटिव प्लस FeCN6 3 नेगेटिव। अब यहां से हमें I की वैल्यू लिखनी है सबके लिए। अब यहाँ पे आयंस कितने बने, 2, तो I की वैल्यू 2। यहाँ पे आयंस कितने हैं, 3, तो I की वैल्यू 3। यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2। यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 1, कितना हो गया I की वैल्यू, I की वैल्यू आ गई 4। तो ये वॉर्थ ऑफ फैक्टर की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। तो इस पे याद रखना, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ I, या वॉर्थ ऑफ फैक्टर की वैल्यू प्रेडिक्ट करें। तो प्रेडिक्ट करने के लिए आपको देखना है नंबर ऑफ आयंस कितने डिसोशिएट हो गए, किस तरह से ये आपको आयंस मिलेंगे, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक चीज और है कि डिसोसिएशन किस लेवल का है, वो तो हमारा वॉर्थ ऑफ फैक्टर बता ही रहा है। दूसरा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री वो बताएगा आपका I-1 अपॉन N-1, ये फॉर्मूले याद रखना है, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट इन केस बोर्ड में आ भी सकता है, ठीक। दूसरा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन N1 अपॉन N-1। N क्या है, नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड, दोनों केसेस की बात कर दी, एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। अब जरूरी नहीं है, मैंने बोला था ना N और I बराबर नहीं होते, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का डिसोसिएशन हो रहा है, किस लेवल का एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक और चीज है, वो फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, वो है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट का। तो इसको उतार लेना, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं।
एक और फॉर्मूला है इसके साथ इनके, वो है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट का, डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको बोलते हैं के ए, वो होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे और इसी का यूज करके अब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल देखेंगे, चलिए देखते हैं फिर वन ऑफ फैक्टर पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो कि 2016 में आया था। क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4 was dissolved in 100 gram of water. Assume MgSO4 undergoes complete ionization. कंप्लीट आयनाइजेशन मतलब अब यहां पे जो जितना भी नंबर ऑफ आयंस बनेंगे उतने ही आपके आई हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम गिवन व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4, 4 ग्राम क्या है हमारा वेट ऑफ MgSO4 मतलब सॉल्यूट जो कि हो गया WB 5 ग्राम। 120 ग्राम क्या है इसका मोलर मास या मोलर वेट MgSO4 का, किससे रिप्रेजेंट करते हैं MB से, कितना आ गया 120 ग्राम पर मोल। वॉज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर क्या है हमारा सॉल्यूट, तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब वाटर WA कितना 100 ग्राम। यहां तक तो गिवन शायद आसानी हुई होगा, कुछ देख प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए यहां तक। नेक्स्ट है हमारा KB फॉर वाटर, KB फॉर वाटर कितना है 0.52 केल्विन kg पर मोल। ठीक, अब यहां पे बोला कि MgSO4 हमारा कंप्लीट आयनाइजेशन दे रहा है, तो आयनाइजेशन जब दे रहा है तो कैसे देखेगा, इसमें देखना है MgSO4 आपका कंप्लीट आयनाइज हो रहा है तो Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहां पे नंबर ऑफ आयंस कितने बने, एक Mg का एक SO4 का, तो I कितना आ गया 2। तो वनथ ऑफ फैक्टर की वैल्यू, वनथ ऑफ फैक्टर विच इज I की वैल्यू हमारे पास आई। तो गिवन जैसे ही लिखते हो, मैं बोल रहा हूं कि गिवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिवन लिखने के बाद ही समझ में आता है कि क्वेश्चन को किस तरह से और किस डायरेक्शन में हमें ले जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हमारा आधा काम हो जाता है। अब कुछ नहीं, सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, तो वो वैल्यूज पुट करके मैं दिखाता हूं किस तरह होगा। देखें, यूजिंग मॉडिफाइड या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पे बॉइलिंग पॉइंट का है तो बॉइलिंग पॉइंट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे विच इज डेल्टा TB इक्वल्स टू I KB इंटू M, और एक और था हमारा डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस T0B। ठीक है, तो पहले डेल्टा TB निकालेंगे, फिर यहां से T0B TB निकालना है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा TB कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I की वैल्यू अब पुट करते हैं, पहले M को खोल देते हैं। M क्या है मोलैलिटी, तो WB इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WA। मोलैलिटी तो हमने पहले भी देख चुके हैं और बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चंस में भी आ चुका है, और जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पड़ी थी ऑस्मोटिक प्रेशर को छोड़ के या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों में मोलैलिटी ही यूज कर रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हमारा काम है वैल्यूज पुट करना, तो वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा TB I कितना है 2, KB की वैल्यू 0.52, WB 5 ग्राम 1000, MA कहां है, MA तो निकालना है
सॉरी एम ए तो दे रखा होगा ना, एम ए वाटर है, मोलर मास उप्स नहीं, एम ए तो हमारा MgSO4 है ना, तो 120 और WA 100 ग्राम। ठीक है, एम ए हमारा क्या है, एम ए नहीं होगा, ये MB होगा, MB होगा, MB की जगह 120। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व अपनी मैंने पहले बोला कैलकुलेशन आपका पार्ट है। यहाँ से 100 आया, सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 1 कैंसिल, 5 20 जा, 2 10 जा, तो अराउंड इसका आंसर आना चाहिए 0.30 समथिंग इसका आंसर है, जो कि आपका इतना डेल्टा टी भी आना चाहिए। एग्जैक्ट में बताया था आपको कितना है, 0.30 इतना ही अराउंड इसका आंसर आया। तो आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो, केल्विन में लिखो, बात एक ही होती है, डेल्टा टी भी आपका इतना आएगा। ठीक है, अब इसका यूज करके हमें निकालना है टीबी। अब टी नॉट डेल्टा टीबी की वैल्यू तो ये आ गई केल्विन। ठीक है, अब डेल्टा टीबी इसका यूज करते हैं। डेल्टा टीबी हमारे किसके बराबर होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी आया 0.30, टीबी माइनस टी नॉट बी। अब टी नॉट बी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। और मैंने लास्ट वीडियोस में भी जैसे आपको बताया है कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री। अगर आप इसे केल्विन में लिख रहे हो तो केल्विन में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 373 केल्विन। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो टीबी हमारा आ जाएगा 373 प्लस 0.30, तो जो फ्रीजिंग जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो बढ़ के आ जाएगा ये आपके सामने। तो आंसर आप केल्विन में लिखो या डिग्रीज में लिखो, बात कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, वैसे तो वॉन फैक्टर पे डिसोसिएशन कांस्टेंट वाली बात करके एक न्यूमेरिकल और आता है, बट बहुत ज्यादा मैंने देखा नहीं कभी बोर्ड में आया हो। बोर्ड में सिर्फ ऐसे आते हैं, कंपटीशन के लिए जरूरी है। तो अगर आपको बताना होगा तो मुझे आप बता देंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें वो हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें वॉन फैक्टर, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की जाती है। एक और बात, एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन अवेलेबल है, तो पूरे चांसेस हैं कि वो बोर्ड में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं कि वो आएगा ही आएगा, आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और हमारा चैप्टर इसी टॉपिक के साथ आज खत्म होता है। तो सोल्यूशन में शुरू से लेकर अब तक काफी टाइम लग गया इस चैप्टर को करते हुए, बट कोई नहीं, आप इस वीडियोस को दोबारा जितनी भी है शुरू से लेकर एंड तक दोबारा देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप मैसेज में बताओ या कमेंट में बताओ, या जैसे भी आप चाहो वो मुझे आप इन्फॉर्म कीजिएगा। मेरा ये नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ईमेल आईडी आपके पास है, ये नहीं है तो मैं आपको दे देता हूँ। मेरी ईमेल आईडी है gmail.com, ashish.kumar898@gmail.com। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर अब हम लोग देखेंगे अपना केमिस्ट्री का। तो फिलहाल के लिए यहीं पे रोकते हैं वीडियो को। ओके, थैंक यू, टेक केयर।